28 मई को क्या है, वीर सावरकर की 139वीं जयंती, 139वीं क्या है जयंती। वीर सावरकर कौन है? महाराष्ट्र के नासिक में इनका जन्म हुआ था। और राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार के लिए उन्होंने क्या क्या बनाया? मित्र मेला संगठन पे इन्होंने काम किया। क्रांतिकारी विचारों को रखा है जिसमें उन्होंने उन्होंने विदेशी वस्तुओं के खिलाफ थे। स्वदेशी विचार को उन्होंने प्रचार किया। नास्तिकता और तर्क संगतता का उन्होंने समर्थन किया। रूढ़िवादी हिंदू विश्वास को भी अस्वीकार किया। वास्तव में उन्होंने गौ पूजा को भी अंधविश्वास बताकर खारिज किया। उन्होंने रत्नागिरी में अनटचेबल के उन्मूलन पर भी काम किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इनकी तुलना भगवान बुद्ध से की। विनायक सावरकर 1937 से 43 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रालयों ने इस्तीफे की पेशकश की तो उनके नेतृत्व में हिंदू महासभा ने सिंध, बंगाल और एमडब्ल्यू जैसे प्रांतों में सरकार बनाने की मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने क्या किया था? गठबंधन किया था। पुणे में सावरकर अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने यह तिलक स्वराज पार्टी में भी शामिल हुए। इन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सोसाइटी में भारतीय कैलेंडर पर त्यौहार, स्वतंत्रता आंदोलन स्थलों सहित महत्वपूर्ण तिथियों का जश्न मनाया। भारतीय स्वतंत्रता के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित थे। उनका विश्वास था कि भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया। उन्होंने वकालत की। हथियारों से लैस इंग्लैंड में उन्होंने भारत का एक नेटवर्क बनाया। महत्वपूर्ण कार्य क्या थे उनके? पुस्तक भारत स्वतंत्रता, एक पुस्तक थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। मोल्डे मिंटो सुधार के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह। द्विराज सिद्धांत ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व में नीचे दी गई आधार पर व्यक्तित्व की जानकारी नीचे दी गई जानकारी के आधार पर व्यक्तित्व की पहचान कीजिए। तो ये क्या कहता है? वह 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे और उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी उन्होंने क्या किया? फ्री इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की। और क्या किया? इनमें से सही आंसर हमें चूज करना है। एक सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा? वीर सावरकर। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण क्या कहता है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे। नवीनतम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप हाल ही में जारी उसके जो परिणाम थे वो अभी जारी किए गए। एनएस का पहला संस्करण 2001 में किया गया था। एनएस क्या है? ये देश की स्कूली शिक्षा प्रणाली के स्वास्थ्य निगरानी के लिए मोटे तौर पर एक वैकल्पिक वर्षों के रूप में एक किए जाने वाला आवधिक अभ्यास है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के साथ शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये डिजाइन किया गया है। उद्देश्य 3, 5, 8 और 10 के अंत में प्रमुख विषय को सीखने के परिणाम स्वरूप एक स्नैपशॉट देता है और कक्षाओं को आमतौर पर बच्चों के संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण चरणों को चिन्हित करने के लिए इसे देखा जाता है। एनएस के जो प्रमुख निष्कर्ष हैं 2021 के उसको देखना है। 2017 की तुलना में सभी विषयों के छात्रों के राष्ट्रीय औसत अंकों में 47 अंकों तक की गिरावट आई। कक्षा 3 में भाषा, गणित, पर्यावरण विज्ञान और छात्रों के औसत के अंकों में गिरावट आई। इन सब्जेक्ट के जो औसत अंक है उनमें गिरावट आई। कक्षा 5 के जो क्या थे उसमें जो भाषा है, गणित है और ईवीएस के अंकों में गिरावट आई। और कक्षा 8 में भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और क्या आपका राष्ट्रीय इसमें क्या आई? गिरावट देखी गई। कक्षा 10 में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, आधुनिक भारत के भाषा के अंकों में गिरावट आई। अब ये क्षेत्रीय, लिंग और समुदाय वार भिन्नताएं क्या हैं? पंजाब और राजस्थान को छोड़कर सभी राज्यों के प्रदर्शन में 2017 की तुलना में गिरावट आई। राजस्थान ठीक चला और पंजाब ठीक चला। लड़के और लड़कियों के स्कोर में कोई खास अंतर नहीं था, हालांकि समुदायों के बीच काफ़ी भिन्नताएं थी। निष्कर्षों से क्या निहितार्थ निकलता है? एनएस के निष्कर्ष एक बार फिर बुनियादी सीखने के स्तर को सुधार करने की तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। यह सीखने के अंतराल को दूर करने में मदद करेगा। सीखने के स्तर में सुधार के लिए दीर्घकालिक, मध्यावधि और अल्पकालिक हस्तक्षेप विकसित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश सरकार का समर्थन करेगा। एनएस के निष्कर्ष शिक्षक शिक्षा के वितरण में शामिल अधिकारियों की क्षमता में मदद करेंगे। क्या पैरामीटर है? नवीनतम संस्करण की क्या विशेषताएं हैं? पढ़ लिया। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का पहला संस्करण 2001 में क्या गया था? ये शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान
एनसीईआरटी के साथ मिलकर किया था, दोनों सही हैं। बारकोड वर्सेस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। आरएफआईडी से लेस बैगेज टैग जल्द ही दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उपलब्ध होंगे, जो देश के लिए अपनी तरह पहला है, जो देश में अपनी तरह पहला है। ये क्या है? अब है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, एक वायरलेस ट्रैकिंग सिस्टम है जिसमें क्या होगा, टैग और रीडर होते हैं, जिसमें एक तो टैग होता है, एक रीडर होता है। रेडियो तरंगों का उपयोग वस्तुओं या लोगों की जानकारी पहचान को संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। टैग एन्क्रिप्टेड जानकारी, सीरियल नंबर, संक्षिप्त विवरण ले जा सकते हैं। RFID सिस्टम ये कैसा काम करता है? ये हो गया आपका RFID टैग, ये हो गया इसका एंटीना, ठीक है। RFID रीडर, और ये हो गया कंप्यूटर में डाटाबेस उसका। RFID ने जो है इस टैग से क्या किया, रीड किया, और इस टैग को कहाँ से मिल रहा है, एंटीने से मिल रहा है इसको नेटवर्क। अटैच टू द एसेट्स ऑफ ट्रांसमिट स्टोर डाटा टू एंटीना, ये जो है स्टोर डाटा को कहाँ पे ट्रांसमिट कर रहा, ये ट्रांसमिट कर रहा है एंटीना को, और इसी से ले रहा है, इसी को दे रहा है। एंटीना रिसीव्स, एंटीना क्या करेगा, एंटीना रिसीव एंड स्टोर द डाटा फ्रॉम द टैग एंड ट्रांसमिट दैट डाटा टू द RFID रीडर। और ये क्या करेगा, एंटीना स्टोर करेगा डाटा को टैग से और ट्रांसमिट करेगा डाटा को RFID रीडर के पास, इसके पास भेज देगा ये एंटीना। सबसे पहले इसने इसे भेजा, फिर इस एंटीने पे आया, एंटीने से किस पे चला, RFID रीडर के पास चला गया, फिर रीडर से, ये जो है बाइलिंगुअल है, ये जो है दोनों बाई डायरेक्शनल है। तो RFID रीडर क्या करेगा, कनेक्टेड टू द एंटीना वायरलेसली एंड रिसीव डाटा फ्रॉम RFID टैग। ये जो है एंटीना से वायरलेसली कनेक्ट होता है, रिसीव करता है फ्रॉम RFID टैग से, डाटा को जो है रिसीव करता है ये। फिर कंप्यूटर के डाटा, फिर ये जो है कंप्यूटर डाटाबेस में स्टोर होगा ये डाटा जा करके। डाटा ट्रांसमिटिंग टू RFID डाटाबेस वेयर इट कैन बी स्टोर्ड एंड इवेलुएटेड, यहाँ पे इसको इवेलुएट किया जाएगा, ये से सिस्टम काम करता है। इस प्रकार के निष्क्रिय और सक्रिय RFID टैग। सक्रिय RFID अपने स्वयं की शक्ति और स्रोत का उपयोग करते हैं, ज़्यादातर बैटरी का जो है ये यूज़ करते हैं। निष्क्रिय RFID टैग यानी इसको बोलेंगे आपका एक्टिव, जो एक तरीके से जो एक्टिव होते हैं, एक्टिव और पैसिव। जो पैसिव होते हैं वो पाठक द्वारा प्रसारित विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का उपयोग करके उनको सक्रिय किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, एक्टिव में क्या यूज़ करें हमें, पावर सोर्स, मोस्टली बैटरीज, ये तो है बैटरी का यूज़ करेंगे, पावर सोर्स के तौर पे क्या यूज़ करेंगे, बैटरी का यूज़ करेंगे। पर इसमें क्या होंगे, जो पैसिव RFID को एक्टिवेट करने के लिए रीडर जो है क्या यूज़ करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का यूज़ करेगा, जो कि ट्रांसमिट होगी, और रीडर क्या यूज़ करेगा, जो रीडर है वो यूज़ करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जिससे उसको एक्टिव करने के लिए, ठीक है। अच्छा, वे कैसे काम करते हैं, RFID टैग कई अलग अलग आवृत्तियों पर रेडियो तरंगों का उपयोग करके पाठक के साथ जो है बात करें, संवाद कम्युनिकेट करें। एकीकृत सर्किट और एंटीना का उपयोग करते हैं। कम आवृत्ति वाले यानी लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ये 3 चीज़ यूज करें। अच्छा, टैग द्वारा वापस भेजे गए संदेश को फार्म या रेडियो तरंग में डेटा अनुवादित करता है, जिसे होस्ट कंप्यूटर सिस्टम द्वारा विश्लेषित किया जाता है। इसमें क्या करेगा, जो मैसेज सेंड किया जाएगा वापस उसको बैक, तो वो क्या करेगा, उस रेडियो वेव को ट्रांसलेट करेगा डाटा में और एनालाइज किया जाएगा होस्ट कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। अब बारकोड के विपरीत, जो RFID को वस्तु की पहचान करने के लिए सीधी दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती, बारकोड में बिल्कुल सीधा रखना पड़े। RFID डू नॉट रिक्वायर द डायरेक्ट लाइन इनसाइड टू द आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। बारकोड को के अगर उलट है बिल्कुल RFID, इसको जो है सीधा रखने की जरूरत नहीं होती है, रीड कर लेता है। बारकोड क्या है, एक बारकोड एक कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने के लिए उपयोग की जाने वाली समांतर सलाखों या अलग अलग चौड़ाई की पंक्तियों में एक मुद्रित श्रृंखला है। बारकोड एक प्रिंटेड सीरीज ऑफ पैरेलल बार्स है और लाइंस है, जो कि उनकी विड्थ वेरी करती है और जिसमें एंटर करता है डाटा कंप्यूटर से इनटू अ कंप्यूटर, एंटरिंग डाटा इनटू अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में डाटा एंटर करता है। एक सफ़ेद पृष्ठभूमि पर बार काले होते हैं और आवेदन के आधार पर चौड़ाई मात्रा में भिन्न होता है। बारकोड जो है ब्लैक
ऑन अ वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड पे काले काले जो हैं लाइंस होते हैं जो कि वेरी करते हैं विड्थ और क्वांटिटी डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के उस बार कोड रिप्रेजेंट द बाइनरी डिजिट 0 and 1 एंड रिप्रेजेंट द डिजिट 0 to 9 प्रोसेस बाय द डिजिटल कंप्यूटर। जो बार कोड हैं विशेष ऑप्टिक बार कोड जो हैं बाइनरी डिजिट 0 और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं और डिजिटल कंप्यूटर द्वारा इनको संसाधित शून्य से 9 अंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 0 से 9 तक ये प्रोसेस होकर डिजिटल कंप्यूटर ये क्या करते हैं, कंप्यूटर के द्वारा ये क्या हो सके प्रोसेस करके उनको 0 से 9 तक उनको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बाद में इन बार कोड को विशेष ऑप्टिकल स्कैनर का उपयोग करके स्कैन किया जाता है जिन्हें बार कोड रीडर के रूप में जाना जाता है। इनमें से अधिकांश कोड बार की केवल 2 अलग अलग चौड़ाई का उपयोग किया जाता है, हालांकि कुछ में 4 का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या हो, अधिकांश में 2 तरह की जो अलग अलग चौड़ाई का उपयोग किया 2 अलग अलग चौड़ाई का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ में 4 का उपयोग किया जाता है बार कोड में। तो बार कोड की सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में QR कोड है। ये क्या हो गया आपका QR कोड। QR कोड में क्या हो रहा है आपका स्टार्ट कैरेक्टर क्वाइट जोन, ये हो गया क्वाइट जोन आपका, ये हो गया बार कोड सिम्बल्स और ये हो गया फिर क्वाइट जोन। अच्छा, फिर इसमें अगर देखें स्टार्टिंग के होंगे ए स्टार्ट कैरेक्टर होगा, डेटा मैसेज होगा, इसमें चेक डिजिट होगी और स्टॉप कैरेक्टर होंगे। किस चीज़ से मिलके बना रहे हैं, एक तो हो गया स्टार्ट कैरेक्टर, स्टॉप कैरेक्टर और क्या हो गया आपका ये हो गई आपकी डेटा मैसेज और चेक डिजिट, ये हो गया बार कोड। एक होता है आपका QR कोड जिसमें ऐसे करके होता है, ये बार कोड होता है ऐसे जिसमें कुछ लाइंस होती है ऐसे। इसमें क्या होता है, यहाँ पे होता है कुछ, यहाँ पे होता है 3 होते हैं और फिर डॉट कुछ पैटर्न बना होता है। ये हो गया आपका क्या QR कोड, ये तो हो गया QR कोड और ये होगा आपका बार कोड। ठीक है, यहाँ बार कोड वर्सेस RFID के बारे में बात की जा रही है। RFID संचार यानी कम्युनिकेशन के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, रेडियो वेव का यूज़ करें। ये डेटा प्राप्त करने के लिए दृष्टि की रेखा की आवश्यकता नहीं होती, इनको जो है इसको किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, इसे किस चीज़ की डू नॉट रिक्वायर लाइन ऑफ साइट की जो है इसको आवश्यकता नहीं होती है। बारकोड स्टिकी टैग मुद्रित श्वेत श्याम पैटर्न को पढ़ने के लिए प्रकाश का उपयोग करता है। ये क्या करता है, स्टिकी बारकोड बारकोड यूज़ करता है लाइट को रीड करने के लिए ब्लैक एंड वाइट पैटर्न को जो कि प्रिंटेड होता है स्टिकी टैग पर, और एक RFID टैग एक संचालित पाठक के साथ संचार कर सकता है भले ही टैग संचालित ना हो। RFID टैग जो है कम्युनिकेट कर सकता है पावर रीडर के साथ, इवन द टैग इज़ नॉट पावर्ड, भले ही टैग को पावर ना मिली हो लेकिन वो जो है किसके साथ, रीडर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। कागज या चिपचिपा लेबल पर मुद्रित होने पर बारकोड पहनने या टूटने के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं जो उनकी पाठनीयता को प्रभावित कर सकते हैं। RFID टैग बारकोड की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं। ये क्या कह रहा है कि प्रिंटेड पेपर और स्टिकी लेबल के कारण जो बारकोड होते हैं वो बहुत ज़्यादा वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेक हो सकते हैं, वो ससेप्टेबल होते हैं ब्रेक के लिए, और जबकि और वो जो है उसकी रीडेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। RFID टैग जो है ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं देन द बारकोड के कंपैरिजन में। बारकोड स्कैनर के विपरीत RFID स्कैनर 1 सेकंड में दर्जनों टैग को प्रोसेस कर सकता है। बारकोड स्कैनर के विपरीत देखें, इसके उल्टे देखें अगर हम, RFID स्कैनर 1 सेकंड में दर्जनों टैग को प्रोसेस कर सकता है, इसकी स्पीड ज़्यादा है और बारकोड सरल और नकल करने में आसान या नकली होते हैं, जबकि RFID अधिक जटिल, दोहराने या नकली करने में कठिन होते हैं। बारकोड की तुलना में RFID टैग महंगे होते हैं। और लाइन ऑफ साइट नोट रिक्वायर्ड, इसमें रिक्वायर्ड होती है। पैसिव रीड रेंज कितनी होती है, अप टू 40 फीट, फिक्स्ड रीडर अप टू 20 फीट, हैंड हेल्ड रीडर। एक्टिव UHF पैसिव के लिए ये, एक्टिव के लिए अप टू 100 फीट और मोर, और सेवरल इंचेस अप टू द सेवरल फीट्स। रीड रेट कितना होता है, 10 to 100 और 1000 साइमल्टेनियसली, ओनली 1 at a टाइम
Identification can uniquely identify each item assets. Most barcode only identify the type of item, UPC code, but not uniquely. Read or write. RFID tags are read or write, read only होते हैं ये. टेक्नोलॉजी RF रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑप्टिकल लेजर यूज़ करते हैं. और इंटरफेरेंस लाइक TSA ट्रांसमिशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन. some RFID frequencies is not like metal and liquids. They can interfere with the RF frequencies. Obstructed barcode cannot read. Dirt covering barcode, tone barcode, etc. ये जो है interfere some RF frequencies do not metal and liquids, do not like metal and liquids. Automation. Most fixed reader do not require human involvement to collect data. Automated. Most barcodes can require to human operate. इन्हें ह्यूमन को ऑपरेट करने की ज़रूरत है और इनको ह्यूमन को ऑपरेट करने के ये जो है आर्टिफिशियली ऑटोमेटिकली कर लेते हैं. FADI के बारे में. आकाशवाणी आवृत्ति. आकाशवाणी आवृत्ति क्या होती है आपकी, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी. और ऑप्टिकल संचार प्रणाली. ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है. रिलेटेड नासा मिशन क्या है. नासा लोड. नासा के LCRD के महत्व पर चर्चा कीजिए. इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT की बात चल रही है, उस सब्जेक्ट को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें ये RFID टर्म टॉपिक ना शामिल किया जाए ऐसा तो भाई साहब नहीं हो सकता. इसलिए आज इस वीडियो के थ्रू भैया बड़ी शॉर्ट में बड़े आसान तरीके से RFID क्या होता है, उसकी वर्किंग के बारे में थोड़ा बहुत जो आइडिया है वो मैं आपके दिमाग में जो है डालने की कोशिश इस वीडियो के थ्रू करने वाला हूं. एज यूजुअल आपका कम से कम टाइम लेते हुए अपने से ज्यादा कंटेंट मैं डिलीवर करने की कोशिश इस वीडियो में रखने वाला हूं. तो भैया शुरू करते हैं RFID को समझना. पहले बात तो ये क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन. RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसके बारे में अगर आपको समझना जानना है तो भैया सबसे मेजर इसके दो कंपोनेंट्स यहां पे मैंने मेंशन किए हैं, उन्हीं से शुरुआत करते हैं. एक तो भैया आपका RFID टैग और दूसरा होता है RFID रीडर. ओके, तो यहां पे भैया शुरू करते हैं दोनों को जानने से. सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि RFID टैग में क्या हो रहा है. एक तरीके से जो आपका डेटा होता है, ओके, उस डेटा को एनकोड करके इस रिस्पेक्टिव RFID टैग में डाल दिया जाता है, बराबर. और रीडर जैसे कि नाम है वैसे ही उसका काम है. तो ये भी जो भाई साहब यहां पे रीडर है, RFID रीडर, ये क्या कोशिश करता है कि वो जो डेटा है वो मैं उस टैग से रीड कर पाऊं और फिर आगे उस डेटा का क्या करना है, स्टोर करना है, प्रोसेस करना है, एनालाइज करना है, वो आगे की बात है, वो कंप्यूटर सिस्टम में छोड़ देते हैं. लेकिन यहां पे रीडर क्या करता है, उस डेटा को रिसीव करने की कोशिश करता है, रीड करने की कोशिश करता है. होप यू गॉट द सिंपल पॉइंट. तो पहले तो RFID टैग को थोड़ा हम जानते हैं, समझते हैं. अब बेसिकली RFID टैग इट इज काइंड ऑफ सिमिलर टू योर बारकोड एंड QR कोड. बारकोड जो कि आपको दिख जाएगा अपने हाउसहोल्ड आइटम्स पे, लाइंस का एक पैटर्न रहता है. QR कोड जो अपन आजकल पे अगर करना है तो स्कैन द QR कोड की बात अपन करते हैं, बराबर. तो वो सारी चीजें अपन देख ली है. तो कुछ हद तक सिमिलर है आपका RFID टैग टू दोस बारकोड एंड QR कोड. लेकिन एक मेजर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है. एक मेजर डिफरेंस जो एग्जिस्ट करता है वो ये है कि अगर आप देखोगे बारकोड और QR कोड जो है एक तरीके से इट इज अ लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी. लेकिन यहां पे RFID अगर आप देखोगे तो वहां पे जो है एक तरीके से आउटसाइड द लाइन ऑफ साइट आल्सो यू कैन रीड द डेटा. तो यहां पे दोस्तों RFID टैग के बारे में थोड़ा और जानते हैं, समझते हैं. वो ये है भैया कि RFID टैग के अंदर आपको कौन-कौन से कंपोनेंट्स देखने को मिल जाएंगे. खोल दिया अभी आपको, इसमें कौन-कौन से कंपोनेंट देखने को मिलेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूं. तीन मेजर कंपोनेंट जो है जो आपको हर RFID टैग के अंदर देखने को मिल जाएंगे. वो है उसमें सबसे पहला जो आता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट IC. एक चिप जो है आपको अपने RFID टैग के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि वेरी करता है एज पर द एप्लीकेशन, एज पर द पर्पस, एज पर द नीड. जो है वो चिप की जो फंक्शनलिटी वो वेरी करती है. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल यार आपको रीड ओनली करना है तो वैसा भी पॉसिबल है. रीड राइट करना है वो भी अलाउ किया जा सकता है. आपको राइट वंस एंड रीड मेनी ऐसा करना है, ऐसा अलाउ करना है, ऐसी फंक्शनलिटी चाहिए तो वैसा भी पॉसिबल है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन, नीड, द पर्पस दैट यू वांट टू फुलफिल. अगला जो कंपोनेंट आपको टैग के अंदर देखने को मिल जाएगा RFID टैग के अंदर वो है सबसे इंपॉर्टेंट एंटीना. एक तरीके से क्या हो रहा है कि जो भी आपका रीडर है, ये जो आपका RFID रीडर है, ये जो भी रेडियो वेव्स एक तरीके से भेज रहा है उनको हमें क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है. तो एंटीना क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है और साथ ही साथ जो है डेटा जो है वो सेंड करना, रिसीव करना है. तो उसमें भी आपका एंटीना बड़ा ही इंपॉर्टेंट मददगार साबित होता है. और तीसरा जो एक कंपोनेंट है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है. एक प्रोटेक्टिव कवरिंग दोस्तों जो कि आपके उस टैग के सारे पीसेस को एक साथ जोड़ के रखता है और प्रोटेक्ट करता है दैट रिस्पेक्टिव टैग फ्रॉम द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स. आई होप यू गॉट दिस सिंपल पॉइंट. अगर बात करें दोस्तों RFID टैग्स के टाइप्स के बारे में तो दो टाइप्स जो है भैया जो बड़े चल रहे हैं, बड़े पॉपुलर है, मार्केट में चल रहे हैं, वो है भैया एक तो पैसिव टैग या फिर एक्टिव टैग. ओके, इनमें फर्क क्या है, इनमें सिर्फ भैया पावर का फर्क है. ओके, पावर का कैसा फर्क है कि अगर आप देखोगे पैसिव RFID टैग को अगर आप देखोगे तो उसमें ऐसा खुद का वो अपना पावर सप्लाई लेके नहीं चलता. उसके पास अपना खुद का कोई एक ऐसा पावर सप्लाई, पावर सोर्स, एनर्जी सोर्स ऐसा कुछ पैसिव टैग के अंदर नहीं होता. इट इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन द RFID रीडर फॉर द पावर. आई होप यू गॉट द पॉइंट. तो जो आपका पैसिव टैग होता है वो RFID रीडर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है. बिकॉज़ जब तक कंपोनेंट देखने को मिलेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूं. तीन मेजर कंपोनेंट जो है जो आपको हर RFID टैग के अंदर देखने को मिल जाएंगे. वो है उसमें सबसे पहला जो आता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट IC. एक चिप जो है आपको अपने RFID टैग के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि वेरी करता है एज पर द एप्लीकेशन, एज पर द पर्पस, एज पर द नीड. जो है वो चिप की जो फंक्शनलिटी वो वेरी करती है. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल यार आपको रीड ओनली करना है तो वैसा भी पॉसिबल है. रीड राइट करना है वो भी अलाउ किया जा सकता है. आपको राइट वंस एंड रीड मेनी ऐसा करना है, ऐसा अलाउ करना है, ऐसी फंक्शनलिटी चाहिए तो वैसा भी पॉसिबल है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन, नीड, द पर्पस दैट यू वांट टू फुलफिल. अगला जो कंपोनेंट आपको टैग के अंदर देखने को मिल जाएगा RFID टैग के अंदर वो है सबसे इंपॉर्टेंट एंटीना. एक तरीके से क्या हो रहा है कि जो भी आपका रीडर है, ये जो आपका RFID रीडर है, ये जो भी रेडियो वेव्स एक तरीके से भेज रहा है उनको हमें क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है. तो एंटीना क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है और साथ ही साथ जो है डेटा जो है वो सेंड करना, रिसीव करना है. तो उसमें भी आपका एंटीना बड़ा ही इंपॉर्टेंट मददगार साबित होता है. और तीसरा जो एक कंपोनेंट है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है. एक प्रोटेक्टिव कवरिंग दोस्तों जो कि आपके उस टैग के सारे पीसेस को एक साथ जोड़ के रखता है और प्रोटेक्ट करता है दैट रिस्पेक्टिव टैग फ्रॉम द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स. आई होप यू गॉट दिस सिंपल पॉइंट. अगर बात करें दोस्तों RFID टैग्स के टाइप्स के बारे में तो दो टाइप्स जो है भैया जो बड़े चल रहे हैं, बड़े पॉपुलर है, मार्केट में चल रहे हैं, वो है भैया एक तो पैसिव टैग या फिर एक्टिव टैग. ओके, इनमें फर्क क्या है, इनमें सिर्फ भैया पावर का फर्क है. ओके, पावर का कैसा फर्क है कि अगर आप देखोगे पैसिव RFID टैग को अगर आप देखोगे तो उसमें ऐसा खुद का वो अपना पावर सप्लाई लेके नहीं चलता. उसके पास अपना खुद का कोई एक ऐसा पावर सप्लाई, पावर सोर्स, एनर्जी सोर्स ऐसा कुछ पैसिव टैग के अंदर नहीं होता. इट इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन द RFID रीडर फॉर द पावर. आई होप यू गॉट द पॉइंट. तो जो आपका पैसिव टैग होता है वो RFID रीडर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है. बिकॉज़
को, तब तक वो एक तरीके से ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, सेंड नहीं कर पाएगा आपका टैग, वो डेटा सेंड नहीं कर पाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो यहां करना क्या पड़ेगा, पैसिव टैग में प्रोसीजर क्या होगा, वर्किंग क्या होगा, सिंपल होगा कि यहां पे सबसे पहले तो आपका जो आरएफआईडी टैग है इंडक्टिवली वो पावर जो है वो सप्लाई करेगा टू दैट रिस्पेक्टिव अपना टैग। अब ये जो पैसिव टैग है फिर एक बार पावर उसके पास आ गई, फिर वो क्या करेगा, जो ट्रांसमिशन है, जो डेटा सेंड करना है वो शुरू करेगा, वो इनिशिएट करेगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। लेकिन ऐसा जो है वो दूसरे टैग में आपको देखने को नहीं मिलेगा। दैट इज एक्टिव टैग जो है वो बड़ा एक्टिव होता है। क्यों? बिकॉज़ वो अपना पावर सप्लाई खुद लेके चलता है, उसके पास अपना पावर सप्लाई होता है। इसका मतलब यहां पे वो रुकता नहीं, वो डिपेंडेंट नहीं है रीडर के ऊपर, बराबर है। वो सेंड कर सकता है ऑन इट्स ओन, उसको पावर की जरूरत नहीं है, वो रीडर के ऊपर एक तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। और यहां पे अगर इन दोनों के बीच में और कंपैरिजन आपको बताऊं तो ये जो आपका पैसिव है, मतलब जो अपना पैसिव आरएफआईडी टैग होता है वो बड़ा ही पॉपुलर है, ओके, बड़ा ही ज्यादा यूज किया जाता है, स्मॉलर होता है और इनएक्सपेंसिव होता है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो जब दोस्तों बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आरएफआईडी की, तो यहां पे इसका जिक्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है एआईडीसी। ये क्या है भैया? एक तरीके से अगर आप देखोगे तो जो आरएफआईडी का वर्किंग प्रिंसिपल है इट इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द एआईडीसी। एआईडीसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डेटा कलेक्शन। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डेटा कलेक्शन, ये जो टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर ही बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम दिस आरएफआईडी प्रिंसिपल इज दिस। तो भैया यहां सबसे पहले होता क्या था वो अगर हम जान ले तो हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एआईडीसी ऑटोमेटिक मतलब यहां पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं भैया जो भी सिस्टम अपन करेंगे उसमें लेस या फिर बढ़िया होगा नो ह्यूमन इंटरवेंशन से अपना काम चल जाए, बराबर है कि नहीं। आइडेंटिफिकेशन, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। डेटा कलेक्शन, ऑब्जेक्ट डेटा कलेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू मैप, आल्सो वी आर ट्राइंग टू मैप दैट कलेक्टेड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम विद लेस और नो ह्यूमन इंटरवेंशन, जैसे मैंने ऑटोमेटिक का मतलब बता दिया, ठीक है। तो यही सारे जो काम है, यही सारे जो फंक्शन है, ये एआईडीसी जो है वायर्ड तरीके से कर रहा था। मतलब यहां पे एआईडीसी वाज ऑपरेटिंग ऑन द वायर्ड कम्युनिकेशन, बराबर। लेकिन यहां पे आरएफआईडी जो है, आरएफआईडी वो वायर्ड नहीं है, वो वायरलेस है। वो क्या कर रहा है, यहां पे रेडियो वेव का इस्तेमाल कर रहा है टू परफॉर्म द एआईडीसी फंक्शंस। आई होप यू गॉट द पॉइंट। बड़ा सिंपल सा मामला है, यहां पे वायर्ड कार्यक्रम चल रहा था सारा, बराबर। लेकिन यहां पे हमने इंट्रोड्यूस किया एक वायरलेस रेडियो वेव्स के थ्रू हमने क्या किया, एआईडीसी के फंक्शंस को परफॉर्म करना शुरू किया। तो ये बात करते हैं आरएफआईडी रीडर के बारे में। यहां पे उसका एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन मैंने बना के रखा हुआ है, एक आरएफआईडी रीडर, जिससे कि आपको समझने में काफी आसानी होगी। यहां पे भैया शुरुआत अपन करते हैं, चलो सबसे पहले इस कंपोनेंट से, जो कि आपको यहां पे एक आरएफआईडी रीडर में देखने को मिलेगा, वो है आरएफ सिग्नल जनरेटर, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर, ठीक है। तो यहां पे क्या होने वाला है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट होगा और यहां पे साथ ही साथ उसके एक एंटीना भी आपने लगा दिया, जो कि आप यहां देख सकते हो। और इसके थ्रू जो है आपके वो जो भी पूरे आपके रेडियो सिग्नल्स हैं वो यहां से निकलने वाला है। होप यू गॉट द सिंपल पॉइंट, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ही आपके रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल निकल रहे हैं और इसके रेंज में अगर आपका कोई टैग जो कि एक एटम या ऑब्जेक्ट के ऊपर अटैच होता है, वो टैग अगर इस रेंज में आ जाता है, अब लेट्स कंसीडर वो अगर मेरा पैसिव टैग है तो क्या होगा, अगर वो मेरा पैसिव आरएफआईडी टैग है तो वो सबसे पहले डायरेक्टली शुरू नहीं करेगा ट्रांसफर करना, रिस्पॉन्ड करना, डायरेक्टली शुरू नहीं करेगा। वो सबसे पहले क्या करेगा, वो जो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आ रहा है उससे वो खुद को पावर करेगा पहले, क्योंकि उसके पास अपना इनबिल्ट पावर तो है नहीं, बैटरी तो है नहीं। तो क्या करेगा, पहले तो उसको आने देगा, भैया मेरे को पहले एनर्जाइज होने दे, मेरे को पहले पावर मिलने दे। एक बार पावर मेरे को मिल गई, फिर उसके बाद में फीडबैक रिस्पॉन्ड या जिसे हम कहते हैं डेटा को ट्रांसफर करेगा, ओके, और फिर वो आपके रीडर तक पहुंचेगा। एक्टिव रहा तो एक्टिव में तो ये कोई मामला ही नहीं है, एक्टिव का कुछ मामला नहीं। जैसे वो रेंज में आता है वो सीधा सीधा ट्रांसमिट करना जो है शुरू करेगा, डेटा को सेंड करना, फीडबैक प्रोवाइड करवाना अपने रीडर को शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहां से वो आपकी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट हुई वो बाहर पहुंची रेंज में। जैसे आपका टैग आता है वो सीधा आपको जो रीडर है, आरएफआईडी रीडर है, उसको फीडबैक या फिर रिस्पांस देने की कोशिश करता है, डेटा सेंड करने की कोशिश करता है। और फिर यहां पे उसके लिए भी अपन ने इंतजाम कर रखा है, वो जो डेटा आएगा यहां पे सिग्नल डिटेक्टर लगा रखा है अपन ने। सिग्नल डिटेक्टर ये जो कंपोनेंट है वो अपन ने यहां पे बिठा रखा है अपने आरएफआईडी रीडर में। और ये दोनों जो कंपोनेंट एक तरीके से कनेक्टेड है अपने माइक्रो कंट्रोलर को, कि भैया सब कुछ कोऑर्डिनेट करना है, सब कुछ सही तरीके से चलना चाहिए। देखभाल यहां पे माइक्रो कंट्रोलर कर रहा है। जो भी आपका यहां पे डेटा आ रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ द टैग टू द रीडर, तो ये रिस्पेक्टिव डेटा को प्रोसेस करना, आगे जो फर्दर प्रोसेसिंग रहती है वो उसके ऊपर परफॉर्म करना, उसमें माइक्रो कंट्रोलर आपकी काफी ज्यादा सहायता यहां पे करने वाला है। अब यहां पे दोस्तों जो आपका आरएफआईडी रीडर रहता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, आपके सिस्टम से कनेक्टेड रहता है डायरेक्टली, यानी कि यू कैन से कंप्यूटर सिस्टम उससे डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। तो ये जो भी डेटा है रिस्पेक्टिवली उसको आपको स्टोर करना है, मतलब पर्पस अलग-अलग हो सकते हैं ना आपके उस डेटा को रीड करने के। तो जो आप रीड कर रहे हो उस रिस्पेक्टिव डेटा को लेट से आपको सिस्टम में स्टोर करना है, उसे आपको एनालाइज करना है, प्रोसेस करना है, जो भी चीजें करनी है वो फर्दर लेटर ऑन हम लोग उसके ऊपर कैरी आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भैया आरएफआईडी के बारे में हर वो जानकारी जो आपको होनी चाहिए वो मैंने इस वीडियो के थ्रू डिलीवर कर दी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। is optical fiber communication system. So here we see what is optical fiber communication. The objective of the optical fiber communication system is to transfer the signal containing information, any type of information that is voice, video or data from source to destination. The Alexander Graham Bell transmitted a speech information using a light beam from the first time in the 1880s. Optical fiber is preferred over copper wire cable or electrical cable when high bandwidth, long distance communication or immunity to electromagnetic interference are required. This type of communication can transmit voice, video, data over long distance communication, local area network, other computer network or across long distance very easily. Now the key element of optical fiber communication system, the major component of optical fiber communication system, optical transmitter, optical fiber that is the transmission channel and optical receiver. Other component or accessories like connector, switches, coupler, multiplexer, amplifiers, splice are also essential element to improve the performance of the communication system. So I explained all the optical fiber communication components or element in detail with the help of block diagram. Now this is the optical fiber communication system block diagram. I have already told the optical fiber communication system having three basic components. First is the optical transmitter section, optical receiver section and the transmission channel, that is optical fiber. Other than this element, some other components are also required to enhance the performance of the system, that is optical connector, three generators, amplifiers are also required. First, the optical transmitter section. The transmitter section contains information source
information source generate any type of information that can be transferred, just like voice, video, or data. That information is given to the transducer. The function of the transducer is to convert one form of energy into another form. Here we use electrical transducer. Electrical transducer convert any form of energy into electrical signal. If information source generate voice signal, for transducer we use microphones that convert coming voice into electrical signal. If information source generate video signal, so for transducer here we use camera that convert coming video signal into electrical signal. If information source generate digital information, so here we use digital to analog converter or encoders that convert coming digital information into electrical. So the function of the transducer, according to the coming information, here we use transducer. The output of the transducer is given to the modulator. Modulator, here we use AM, FM, PM modulator that modulate the coming electrical signal. These electrical signal is modulate here and given to the drive circuit. The function of the drive circuit is to drive the optical source. Now, the output of the drive circuit is given to the optical source. The main component of the optical transmitter is the optical source. What is the function of optical? Optical source is a device that convert coming electrical signal into optical signal. That optical signal is given to the optical fiber for transmission. For optical source, here we use two semiconductor device that is called LED, light emitting diode, or semiconductor laser diode. Why we use these two? Because these are the device that couple light efficiently into the fiber. Efficient coupling means to couple the maximum output power to the fiber. So here we use LED and laser diode as an optical source. Now I give detailed description of LED and laser diode here. Optical source. Two components are used, I have already told, LED and laser diode, because they couple light efficiently into the fiber. Efficient coupling means to couple the maximum output power to the fiber. Light emitting diode, that is LED, are used for short distance communication and low data rate application due to their low bandwidth and power capacity. Two such LEDs structure, including surface emitter LED or edge emitter LED, are used for optical communication. The surface emitter LED diode are simple in design and are reliable, but due to its broader line width and modulation frequency limitation. Edge emitter LED are mostly edge emitting diode, have high power and narrow line width capability, so it couple more light into the fiber. So LEDs are used for short distance communication. For long distance communication or high data rate transmission, laser diode are preferred over LED because it having high power, high speed, narrow spectral line width characteristic that make the device more demanding for long distance communication. But these are inherent non-linear characteristic and more sensitive to temperature values. So the conclusion is, for long distance communication we use laser diode. For short distance communication we use LEDs. Now this is the comparison between LED and laser diode. Comparison according to their characteristic. First is output power. The output power of LED is lower as compared to laser diode. Laser output power is higher. Spectral line width. The spectral line width of LED is wider and laser is narrow. So laser diode couple more power into the fiber. The numerical aperture. Numerical aperture define how much power enter into the fiber. So the numerical aperture of LED is larger as compared to laser diode. Speed. The speed of LED is slow and the laser diode is fast. Cost. LED is cheapest as compared to laser diode. Laser diode is costly. Easy to operation. LED is easy to operate, but laser diode is difficult to operate. So after this comparison, short distance communication we prefer LED because it is cheap, it is easy to operate. For long distance communication, here we use laser diode. Now back to the block diagram. Now the output power, that is optical power coming from the optical source, is given to the optical fiber. So to couple more efficient power into the optical fiber, here we use fiber fly lead. Fiber fly lead is a piece of fiber that couple more power into the optical fiber. Now this is optical fiber cable, low loss optical fiber cable. These other components are also used, that is like connector to couple power efficiently into the fiber. So the next main component is the transmission channel. For transmission channel, here we use optical fiber. So here I explain transmission channel. Transmission channel consists basically optical fiber cable that provide mechanical and environmental protection. Each optical fiber acts as an individual channel within the optical fiber cable. Optical fiber is basically glass or plastic dielectric waveguide, glass or plastic pipe as thin as human hair, in which information transmit in the form of light and follow the principle of total internal reflection from the side wall of the waveguide and follow a zigzag path. Optical fiber is the main component of the transmission channel. Optical fiber is a cylindrical dielectric waveguide made up of low loss material. Fiber optics is made up of high quality glass, that is glass means that is silica or plastic. It is flexible because it's made up of glass or plastic. The light enter into the fiber. It undergoes successive total internal reflection from the side wall of the waveguide and travel down the fiber over a long distance. Or fiber optics consists of basically 4 parts. This is the cross-sectional view of optical fiber and this is optical fiber cable. So first I discuss optical fiber. Optical fiber having basically main 4 regions: core, the center region of the fiber, cladding and buffer and jacket. Core is very thin, made up of glass or plastic. Refractive index of core is greater than the refractive index of cladding. The function of the core is to keep the light or travel the light into the fiber. Now the core is covered with cladding. Cladding is the outer optical material that protect the core. The main function of the cladding is to reflect the light back into the core. The third reason is called buffer. The main function of buffer is to protect the fiber from damage. The outer reason is called jacket. These jacket protect all the layer of optical fiber. The optical fiber cable. See in the diagram, this is the optical fiber cable. The transparent lines are given here in the diagram. These are the optical fiber as thin as human hair. This is coated with PVC insulation having different color because these fiber is identified with the help of color coded covering. This cable consists of bundle of thousands of fiber. There are basically 2 types of optical fiber: single mode fiber and multi-mode fiber. Single mode fiber are used to transmit one signal per fiber. These fiber are used in telephone and television set
Single mode fiber having small core and used for long distance communication. Multi-mode fiber. Multi-mode fiber are used to transmit many signals per fiber. These signals are used in computer local area network that have large core, but it is used in short distance communication because multi-mode fiber having high attenuation losses as compared to single mode. This is the description of transmission channel through which light transmit into the fiber or optical signal transmit into the fiber over a long distance. Now other components just like connector, splice, regenerator. What is the function of these components? That component enhance the performance of the communication system over a long distance. So other components and its function. Optical splice component enhance the performance of the communication system over a long distance. So other components and its function. Optical splice. Optical splice, if our cable is break at any point, so it is not a device, it is a process to join two optical fiber permanent. Here I write optical splice is used to permanently join two individual optical fiber. Just like soldering in copper wire cable. Here in optical fiber, here optical splice. Next is optical connector. Optical splice is a permanent joint between two individual fiber. Optical connector is the temporary connection between non-fixed joint between two individual. So in any point, if optical fiber cable are broken, then here we do optical splice or optical connector. Optical coupler or splitter provides signal to other device. Repeater. Repeater convert the optical signal into back electrical signal using optical receiver and passes into the electronic circuit where it is reshaped or amplified. So it get attenuated and distort with increasing distance because of scattering, absorption and dispersion in wave. And this signal is then again converted into optical signal by the optical transmitter. In short, we can say that repeater is basically a regenerator that amplify or boost up the coming optical signal. Now, this optical signal, here we use some amplifiers also. For amplifier, here we use optical amplifier that is EDFA, erbium doped fiber amplifier or semiconductor amplifier. Output of this amplifier or regenerator given to the optical receiver. For optical receiver, here we use a photodiodes, amplifiers, transducer, demodulator. So, one by one, I explain the function of all the components. The coming optical signal is given to the optical detector. Convert coming optical signal into electrical signal. The device used for optical detector is pin diode or photodiode or avalanche photodiodes. Optical receiver. Optical signal is applied to the optical receiver. It consists of photodetector, amplifiers. Photodetector convert optical signal to electrical signal. Photodetector is normally a semiconductor device made up of PN junction, PIN photodiode, avalanche photodiode. Phototransistors are not used here because they do not have sufficient speed. These electrical signal is given to the amplifier. Amplifier amplifies all these signals and given to the transducer. Transducer again convert the electrical signal into the voice, video or data signal. The demodulator demodulates the signal and given to the optical to the destination, that is the output. So this is the block diagram of optical fiber communication. For long distance communication, here we use avalanche photodiode. For short distance communication, we use pin diode because the gain of the avalanche photodiode is higher than the pin diode. Now the conclusion is, for short distance communication, only main elements are source is LED, transmission channel that is optical fiber is multi-mode step index fiber, or for at the receiver end, here we use optical detector is pin diode. For long distance communication, alone with the main element there is needed, that is coupler, beam splitter, repeaters, optical amplifier that is EDFA, and the main component are for optical source long distance communication, here we use laser diode. Optical fiber, here we use single mode optical fiber, and for detector, here we use avalanche photodiode because the gain of the avalanche photodiode is higher than the pin diode. So guys, thank you for watching this video. For more videos, दोस्तों 4 दिसंबर को नासा लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन मिशन को लॉन्च करने वाली है और दोस्तों ये 2 साल की टेस्ट मिशन है और अगर ये सक्सेसफुल हो गई तो आने वाले दिनों में जो हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म होने वाली है। दोस्तों ये वाटर शेड इवेंट है तो आपको बहुत जरूरी है मालूम होना चाहिए व्हाट इज एलसीआरडी मिशन ऑफ नासा। तो दोस्तों थोड़ी लंबी है ये वीडियो लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है तो आप लोगों से निवेदन है आप चाहे तो इसको 1.5x या 2x पर देखें। दोस्तों आज का सवाल देख लेते हैं फॉर प्रैक्टिस, हो सके तो आप अभी आंसर अगर आपको मालूम है तो जरूर कर दें, अन्यथा क्लास के अंत में आई एम प्रीटी श्योर अगर आप ढंग से इस क्लास को सुनेंगे अटेंड करेंगे तो आप जरूर इसका आंसर कर पाएंगे। दोस्तों मेरा नाम किंजल के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आखिरकार न्यूज में क्या है। दोस्तों न्यूज में है नासा एलसीआरडी लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन मिशन को दिसंबर 4 को लॉन्च करने वाली है। तो आखिरकार इसमें ऐसा क्या है जो इसको वाटरशेड बनाता है, जो इसको सबसे अलग ग्राउंड ब्रेकिंग बनाता है? वो है दोस्तों आज तक स्पेस एजेंसीज कम्युनिकेशन के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया है। तो स्पेसक्राफ्ट से अगर कम्युनिकेट करना है तो उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हो रहा है। फिर वो चाहे मार्स से कम्युनिकेशन हो रही हो या सोलर ऑर्बिटर हो उसके लिए कम्युनिकेशन हो या किसी दूर के प्लैनेट या एस्टेरॉइड से कम्युनिकेशन हो रहा हो, वो सब के सब अगर किसी बात से जुड़े हुए हैं, कॉमन पहलू है तो वो है उन सब में रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल। लेकिन पहली बार एलसीआरडी अगर सक्सेसफुल हो गई तो लेजर कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा इन स्पेस मिशंस में। पर दोस्तों दिक्कत क्या हो रही है ना, ये जो हमारी रेडियो कम्युनिकेशन है ये स्लो होती है और विद पासिंग टाइम डेटा ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो रहा है। हमारे ऑन बोर्ड जो मिशन जा रहे हैं, मार्स में रोवर्स जा रहे हैं, ऑर्बिटर जा रहे हैं, दूर दूर मून तक का अलग अलग मिशन होना है, तो हम टन्स ऑफ डेटा जनरेट कर रहे हैं लेकिन उसको इफेक्टिवली हाई स्पीड में हमें अर्थ तक पहुंचाना है, वो एक चैलेंज है। तो वो रेडियो कम्युनिकेशन फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो वहीं पर ये लेजर कम्युनिकेशन उसको अगर आप देखें तो वो गैप फिल करने वाली है। तो आइए देखते हैं एलसीआरडी या फिर लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन मिशन के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया एलसीआरडी लेजर कम्युनिकेशन के पावर को लेवरेज करने वाली है। तो लेजर इज अ फॉर्म ऑफ लाइट, तो इसमें कौन सा लाइट है? तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम वाला लेजर यहां पर बनाया जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ रेडियो वेव्स इंफ्रारेड लाइट्स का इस्तेमाल किया जाएगा इंफॉर्मेशन को अर्थ में एनकोड करके ट्रांसमिट करने के लिए। तो रेडियो वेव्स एंड लेजर इंफ्रारेड लाइट दोनों अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जैसा आप देख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो रेडियो वेव्स है दोस्तों वो होते हैं 3 किलोहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी में। वहीं इंफ्रारेड रेज अगर आप देखें तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, 300 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में इंफ्रारेड रेज ऑपरेट करती हैं। ऑब्वियसली जब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो यहां पर रेडियो वेव्स का वेवलेंथ हाई होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी लो है, वहीं इंफ्रारेड वेव फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तो इसका वेवलेंथ बहुत
लो है, और जैसे जैसे आप गामा रेज वगैरह बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं उनका वेवलेंथ बहुत स्मॉल हो जाता है। तो याद रखिएगा, आपको आंसर करने में आसानी होगी जो सवाल आपसे पूछा है। इंफ्रारेड लाइट हो या रेडियो वेव, दोनों के दोनों क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही भाग है। लेकिन डिफरेंस क्या है, रेडियो वेव कैसी है, लो फ्रीक्वेंसी है, इंफ्रारेड कैसी है, हाई फ्रीक्वेंसी है। तो दोस्तों एक प्रिंसिपल होता है कम्युनिकेशन में, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हाई होती है, हमारी जो डेटा कैरिंग कैपेसिटी है उस स्पेक्ट्रम की, वो उतनी ज्यादा बढ़ने लगती है, वो उतनी हाई होने लगेगी। तो इस वजह से अगर आप देखें तो लेजर इंफ्रारेड लाइट अगर हम यूज कर रहे हैं, ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा डेटा कैरी कर पाएगी, एंड हायर फ्रीक्वेंसी से वो ज्यादा डेटा पैकेट्स कैरी कर पाएंगे हर ट्रांसमिशन में। दोस्तों चैलेंज भी होता है, हाई फ्रीक्वेंसी को जो ट्रांसमिट करने में अलग चैलेंजेस भी होते हैं, लेकिन अगर आप उन चैलेंजेस पर काबू पा ले तो हायर फ्रीक्वेंसी यानी हायर डेटा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें, इंफ्रारेड लेजर्स का इस्तेमाल किया जाएगा जिसके द्वारा अर्थ में सिग्नल ट्रांसमिट होगा, और जो नासा का कहना है 10 to 100 टाइम्स हायर स्पीड में डेटा ट्रांसफर होगी अर्थ में। तो जो स्पीड बताई जा रही है करीबन 1.2 गीगाबिट्स पर सेकंड से जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट से अर्थ में डेटा आएगा। तो दोस्तों यानी कि ये जो एक मूवी है, हाई डेफिनेशन मूवी, वो विदिन अ मिनट आप डाउनलोड करने में सक्षम होंगे। तो एलसीआरटी के अन्य एडवांटेजेस भी हैं जो कि आपको जानने चाहिए। नंबर 1, उसका वजन बहुत कम है कंपेयर टू रेडियो सिस्टम जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी तुलना में उसका वजन कम है। वजन कम यानी लॉन्च करते टाइम वजन कम कैरी करना है, तो एक्सपेंसिव कम है। नंबर 2, साइज छोटी है। साइज छोटी होने का मतलब ये हुआ दोस्तों, ये जो सैटेलाइट होगा उसमें अन्य इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी जगह बची रहेगी। नंबर 3, पावर नीड कम है कंपेयर टू रेडियो सिस्टम, मतलब ये हुआ जिस स्पेसक्राफ्ट में इसको कैरी करवा के स्पेस में ये जब घूम रहा है तो उस वक्त स्पेसक्राफ्ट की बैटरी पे ड्रेन भी कम होगा। तो हर तरीके से ये बेनिफिशियल है। तो एलसीआरटी अगर आप देखें दोस्तों इस प्रकार का आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो करीबन 36,000 किलोमीटर पे इस प्रकार से अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। और इस प्रकार से देखिए तो इसमें 2 टर्मिनल होगा। एक टर्मिनल अगर आप देखें तो उससे क्या होगा, डेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है, और फिर इनकमिंग, और यहाँ से वो डेटा को क्या करेगा, फर्दर ग्राउंड स्टेशन में सेंड करेगा, तो आउट गो कर रहा है। तो एलसीआरटी के 2 ऑप्टिकल टर्मिनल है, एक में वो डेटा लेगा, यूजुअली एक यूजर स्पेसक्राफ्ट इस वक्त जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होने वाली है आईएसएस, तो आईएसएस से डेटा आप देखें तो कुछ इस प्रकार से एलसीआरटी में आएगा, और वहां से आप देखें तो ग्राउंड स्टेशन में दूसरे तरीके से दूसरे रिसीवर से आप देखें तो यार रिसीव होने के बाद ये सेंड किया जाएगा। तो एलसीआरटी रिसीव भी कर सकता है डेटा, सेंड भी कर सकता है। इस प्रकार से वो कंटीन्यूअस डेटा टू एंड फ्रॉम स्पेस पाथ में अपना फ्लो करता रहेगा। तो ये फर्स्ट 2-वे एंड-टू-एंड ऑप्टिकल रिले सिस्टम बनने वाला है। तो एलसीआरटी जैसा मैंने आपको बताया ग्राउंड स्टेशन पर वो डेटा रिले करने वाला है। तो ग्राउंड स्टेशन इस वक्त 2 जगह पे चुने गए हैं जहां पर ये ग्राउंड स्टेशन होंगे। एक अगर आप देखें तो हवाई में होने वाला है, दूसरा होने वाला है कैलिफोर्निया में। तो इस प्रकार से जैसे ये डेटा ग्राउंड पर आएगा उसके बाद तो जो ग्राउंड स्टेशन होंगे उसमें रिसीवर होगा, तो डेटा रिसीव करेगा, और उसके बाद मोडेम होगा। वो मोडेम क्या करेगा, इस डेटा को ट्रांसलेट करेगा, जो भी डेटा आ रहा है उसको बाद में वापस से डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करेगा, जो भी डेटा आया। तो इस प्रकार से उसको इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपसे पूछा जा सकता है, आखिरकार ये 2 लोकेशन ही क्यों चुने गए? एक है टेबल माउंटेन इन सदर्न कैलिफोर्निया, दूसरा है हालिया काला वोल्केनो इन माउई हवाई। तो इसके पीछे कारण बताया जा रहा है, ये जो हवाई वाला आइलैंड आप देखें, कैलिफोर्निया वाला रीजन देखें, तो ये सब के सब नॉर्थ पैसिफिक हाई एक परमानेंट प्रेशर सिस्टम यहाँ पर बना रहता है, जो कि हाई प्रेशर सिस्टम होता है। तो हाई प्रेशर सिस्टम होने की वजह से यहाँ पे ये अगर आप देखें तो हवा क्या हो रही है, कंटीन्यूअसली नीचे गिर रही होगी, यानी एडायबेटिकली वार्म हो रही है, यानी कि क्लाउड नहीं बन रहा होगा, बहुत कम क्लाउड फॉर्मेशन आपको दिखेगा। तो लेजर कम्युनिकेशन वैसे तो हाई स्पीड डेटा ऑफर करती है, लेकिन साथ ही साथ एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस जैसे क्लाउड, जैसे टर्बुलेंस, ये सब लेजर सिग्नल्स के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं, और इस प्रकार से उनकी वर्किंग अफेक्टेड हो सकती है। तो इसीलिए ग्राउंड स्टेशन ऐसी जगह पे होना जरूरी है जहां पर क्लाउड वगैरह कम से कम बने। तो इसीलिए ये इलाके 2 यूएस ने अपने टेरिटरी में चुने हैं, एक हवाई में, एक कैलिफोर्निया में। इसके अलावा वो पहाड़ पे हैं, समिट पे हैं, तो इसलिए बताया जा रहा है कि वहां पे जो भी वेदर एक्टिविटी होती है वो इन समिट्स के नीचे होती है। तो इस वजह से भी क्लाउड वगैरह जो समिट्स के नीचे बनते हैं, तो इस वजह से आप अगर देखें तो यहाँ पर रिलेटिवली क्लियर स्काई रहेगा रिसीवर के लिए, और लेजर कम्युनिकेशन परफेक्टली ऑपरेट कर पाएगी। तो एलसीआरटी अगर हम देखें तो इस प्रकार से वो लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम को नियर फ्यूचर में देखें तो यहाँ पे वो अगर आप देखें 36,000 किलोमीटर करीबन, यानी 35,786 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज, वहां पर ये इस प्रकार से अर्थ के चारों तरफ घूम रही है। और ये लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम में पहली बार इसकी इफेक्टिविटी कितनी है, तो ये टेस्ट मिशन है। तो लेजर कम्युनिकेशन क्या सच में वायबल है फॉर स्पेस बेस्ड एसेट्स के साथ कम्युनिकेट करने में, क्या कमियां हैं, वो सब स्टडी की जाएगी। और ये जो स्टडी हो रही है दोस्तों, ये नासा के सिवा अन्य अमेरिका की गवर्नमेंट एजेंसीज, एकेडेमिया, इंस्टीट्यूट्स एंड कमर्शियल कंपनीज जो कि नासा के साथ पार्टनर कर रही हैं, वो सब भी लेजर कम्युनिकेशन पर फर्दर स्टडी करेंगी। तो एलसीआरटी का शॉर्ट रन में ये गोल होने वाला है। इसके सिवा ये भी स्टडी किया जाएगा कि लेजर कम्युनिकेशन का क्या असर होता है विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस का। एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस कैसे डिस्टर्ब करती हैं लेजर कम्युनिकेशन को, और क्या ये रिलायबल रिले सर्विस ऑपरेशन है, यानी कि कम्युनिकेशन एज अ होल आप अगर देखें तो अगर ये सक्सेसफुल हो गई तो फ्यूचर में लेजर कम्युनिकेशन हो सकता है कि हमारे जो आने वाले दिनों में जो कम्युनिकेशन है उसको डिसरप्ट कर देगी। तो एलसीआरटी का फ्यूचर जानना बहुत जरूरी है। तो इसका फर्स्ट यूजर जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इल्यूमा टी इंटीग्रेटेड एलसीआरटी लो अर्थ ऑर्बिट यूजर मोडेम एंड एम्पलीफायर टर्मिनल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो भी एक्सपेरिमेंट हो रही है वो सब हाई डेफिनेशन वीडियो यहां से रिले किया जाएगा एलसीआरटी को, और एलसीआरटी उसको वापस ग्राउंड स्टेशन में रिले कर देगी, और इस प्रकार से वापस डेटा अमेरिका में चला जाएगा। यानी कि बहुत हाई स्पीड 1.2 जीबीपीएस डेटा रेट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस एंड वीडियोस ट्रैवल करेंगी, ट्रांसमिट करेंगी। तो रियल टाइम में आप देख पाएंगे क्या हो रहा है वहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो ये तो इस वक्त होने वाला है। इसके सिवा आर्टेमिस 2 प्रोग्राम है दोस्तों, आपको ऑलरेडी मालूम है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, आप देखिएगा उसको जरूर। तो आर्टेमिस 2 के अंतर्गत मून में आप अगर देखें तो मैन्ड मिशंस होने वाले हैं। तो इसीलिए ओरियन स्पेसक्राफ्ट है जो कि लेके जाने वाला है इंसानों को मून में लेके जाएगा। तो उस ओरियन में ओरियन आर्टेमिस 2 ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम टर्मिनल बैठाया जाएगा, जो कि इसी प्रकार का टर्मिनल होगा जो कि अगेन उस पर्टिकुलर आर्टेमिस
सर्विस से आप देखें तो एलसीआरडी पे डेटा ट्रांसमिट करेगा और एलसीआरडी क्या करेगी एज यूजुअल उस डेटा को वापस अर्थ ट्रांसमिट कर देगी। तो इसका पर्पस होने वाला है जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स मून में जाएंगे तो उनको हम लाइव फीड देख पाएंगे अल्ट्रा हाई डेफिनेशन में, वो कैसे घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, तो वो रियल टाइम में भी हम देख पाएंगे। इसके सिवा दोस्तों 2026 में साइक मिशन जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, वो डेस्टिनेशन है एक एस्टेरॉइड 150 मिलियन माइल अवे फ्रॉम अर्थ। जो वहां पहुंचेगी तो साइक अगर आप देखें तो डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन पेलोड लेके कैरी करेगी, यानी वो साइक में भी अगर आप देखें तो इसी प्रकार का पेलोड होगा। वो क्या करेगा, एलसीआरडी को डेटा अपने 150 मिलियन माइल से की दूरी से ट्रांसमिट करेगा, एक एस्टेरॉइड से ट्रांसमिट करेगा। और इस प्रकार से हम पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे कि किस प्रकार से डीप स्पेस मिशंस इफेक्ट होते हैं, इन डीप स्पेस मिशंस इफेक्ट होते हैं, दूरी का क्या इफेक्ट होता है लेजर कम्युनिकेशन पर। तो ये भी फ्यूचर में टेस्टिंग होनी है, तो ये सब फ्यूचर है एलसीआरडी का। दोस्तों आज का सवाल देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोंस्ट्रेशन मिशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू? स्टेटमेंट 1, इट इज अ मिशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। स्टेटमेंट 2, लेजर कम्युनिकेशन ड्यू टू लोअर फ्रीक्वेंसी एंड हायर वेवलेंथ ऑफ ऑफर कम्युनिकेशन स्पीड एट द रेट ऑफ ओवर 1 Gbps। तो दोस्तों आपको क्या आंसर लग रहा है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अब तक नहीं किया है तो पॉज दबाएं और आंसर करें। दोस्तों आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया है। तो आंसर इज, क्या ये ईएसए का मिशन है? जी नहीं, दिस इज अ मिशन ऑफ नासा। स्टेटमेंट 2, लेजर कम्युनिकेशन ड्यू टू लोअर फ्रीक्वेंसी, नहीं साहब। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, RFID कम्युनिकेशन के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, राइट। डेटा प्राप्त करने के लिए RFID को लाइन ऑफ विज़न की आवश्यकता होती है, गलत। बारकोड स्टिकी टैग पर मुद्रित श्वेत काले और सफ़ेद पैटर्न को पढ़ने के लिए लाइट का उपयोग करता है। लाइट का उपयोग तो करे, लेकिन बारकोड करे या फिर कौन, ये अभी थोड़ा सा याद नहीं है। परिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र यानी इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि देश भर में प्रत्येक संरक्षित वन और राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य में सीमांकित सीमाओं से कम 1 किलोमीटर के अनिवार्य इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जहाँ पे भी जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जो भी होती हैं, जहाँ पर पर्यावरण के लेकर के जो भी चीज़ें संवेदनशील हैं, उनके चारों तरफ कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर लगभग सभी में, अगर कुछ एक्सेप्शन ना हो तो 1 किलोमीटर के एरिया में इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। मुद्दा क्या है, ये फैसला तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में वन भूमि की सुरक्षा के लिए दायर एक याचिका पर आया है। तमिलनाडु में वन भूमि की सुरक्षा पर एक याचिका दायर की गई थी, उसके लेकर के फैसला आया है। इसके बाद रिट याचिका का दायरा अदालत द्वारा बढ़ा दिया गया ताकि पूरे देश में से प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जा सके। कोर्ट के क्या निर्देश है? कोर्ट के निर्देश ये हैं कि किसी राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित वन में पहले से ही 1 किलोमीटर से अधिक बफर जोन हो तो वह मान्य होगा। बफर जोन की सीमा प्रश्न वैधानिक निर्णय के लिए लंबित था, तो ये जो है कानून के तहत अंतिम निर्णय आने तक 1 किलोमीटर के सुरक्षा क्षेत्र को बनाए रखने के लिए अदालत का निर्देश लागू होगा। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्यों के भीतर खनन की अनुमति नहीं होगी। निर्णय के अनुपालन के लिए उत्तरदायी राज्य को प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं गृह सचिव होंगे। इको सेंसिटिव जोन, परिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र या परिस्थितिक रूप से कमजोर क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के आसपास, इसे MOEFC द्वारा अधिसूचित क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का उद्देश्य इस क्षेत्र के आसपास की गतिविधियों को विनियमित और प्रतिबिंबित करके संरक्षित क्षेत्रों में किसी प्रकार के सदमे का अवशोषक बनाना है। वे उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संरक्षण क्षेत्र के रूप में कार्य करना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1906 को इको सेंसिटिव जोन शब्द का उल्लेख नहीं है। इको सेंसिटिव जोन एक संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर तक जा सकता है और वन्य जीव संरक्षण रणनीति 2002 में से प्रदान किया गया। इसके अलावा ऐसे मामले भी जहां संवेदनशील कॉरिडोर कनेक्टिविटी परिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण पेच लैंडस्केप लिंकेज के रूप में 10 किलोमीटर की चौड़ाई से दिखे, इन्हें इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया जाना चाहिए। और EZ का महत्व, राष्ट्रीय उद्यानों जंगलों अभ्यारण्यों के आसपास इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों में किसी प्रकार के सदमे का अवशोषक बनाना है और इस क्षेत्र में सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में ये जो है काम करेगा। समय की मांग क्या कहती है? समय की मांग यह कहती है कि देश के प्राकृतिक संसाधनों वर्षों से खनन और अन्य गतिविधियों से तबाह हो गए हैं, इसलिए सरकार को अपनी भूमिका को राज्य के भाग्य के तत्काल उत्थान के लिए आर्थिक गतिविधियों को सुविधाकर्ता के तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसे प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में आम जनता के लाभ के लिए एक ट्रस्टी के रूप में काम करना चाहिए ताकि दीर्घकालिक जो विकास को हम प्राप्त कर सकें। इको सेंसिटिव जोन केवल संबंधित राज्य सरकार द्वारा सूचित किए जाते हैं। ये जो है राज्य द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इको सेंसिटिव जोन शब्द का उल्लेख नहीं है, राइट। पर्यावरण
संरक्षण अधिनियम 1986, इन दो टर्म्स का उल्लेख जरूर होता है। तो इन दोनों ही टर्म्स को आज कंप्लीटली एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये दोनों क्या होती है और किस प्रकार पर्यावरण के लिए इनको बनाया गया है और ये कैसे इंपॉर्टेंस रखती है पर्यावरण के लिए। इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ पेड कोर्सेज है जहां पे आप इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षित क्षेत्रों के बारे में, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में या फिर वन्यजीव अभ्यारण्यों के बारे में, तो ये जो जितने भी पर्यावरण संरक्षित क्षेत्र होते हैं जो भारत सरकार द्वारा या फिर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा घोषित किए जाते हैं, तो उसके चारों ओर स्थित अधिसूचित क्षेत्र होते हैं जहां पे किसी भी प्रकार के इंडस्ट्रियल काम को या तो प्रतिबंधित किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है और भी कई प्रकार के वहां पे कंट्रोल्स होते हैं। वो इसलिए कि हम इन राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों या फिर इन संरक्षित क्षेत्रों को सुरक्षित रख सके, इसीलिए इको सेंसिटिव जोन वहां पे घोषित किए जाते हैं। इनका उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों के आसपास किसी भी तरह की निर्माण गतिविधियों को विनियमित कर उस क्षेत्र को सुरक्षित करना है। अब चाहे वो निर्माण की गतिविधि किसी इंडस्ट्रियल काम से हो या फिर किसी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अंडर हो, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है कि कई बार ये होता है कि इको सेंसिटिव जोन सरकार की कई परियोजनाओं को भी रोकता है। इसीलिए बात की जाती है कि इको सेंसिटिव जोन को कितना बढ़ाया जाए, कितना कम किया जाए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सरकार की परियोजनाओं को एक्सपांड कर सके। क्योंकि जो जो इको सेंसिटिव जोन है उनको क्रॉस करके हमें आगे बढ़ना है, तो हमें क्या करना होगा, इको सेंसिटिव जोन की जो लिमिट्स है उसको क्रॉस करना होगा। अब सपोज आपकी कोई एक जल परियोजना है और जल परियोजना किसी इको सेंसिटिव जोन से होके जा रही है, लेकिन वहां के बीच का निर्माण कार्य इको सेंसिटिव जोन अलाउ नहीं करता, तो उस वक्त कई प्रकार की दिक्कत सरकार को आती है। तो इस बात को भी हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार इन चीजों को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इको सेंसिटिव जोन में होने वाली गतिविधियां 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत विनियमित होती हैं और ऐसे क्षेत्रों में प्रदूषणकारी उद्योग लगाने या खनन करने की अनुमति नहीं होती है। जो हमने पहले बात की कि इंडस्ट्रियल काम, जरूरी नहीं कि सभी इंडस्ट्रियल काम को वहां पे रोका जाए, लेकिन जो जो सरकार या फिर पर्यावरण वन मंत्रालय 1986 के अधिनियम के तहत रोकना चाहेगी उनको रोका जाएगा। तो ये हम बात कर रहे हैं कि इको सेंसिटिव जोन क्या है। तो हमने डेफिनेशन देखी कि इको सेंसिटिव जोन क्या है, कि जो पर्यावरण संरक्षित क्षेत्र है उनको हम सुरक्षित करने के लिए उसके चारों तरफ हम कुछ इस प्रकार के रेंज को डिस्क्राइब करते हैं या डिफाइन करते हैं, जहां पे हम कुछ कामों को रोकते हैं जिससे क्या उनको हम सुरक्षित कर पाए। नाउ कितनी किलोमीटर को हम यहाँ पे या फिर कितने एरिया को हम वहाँ पे एक सेंसिटिव जोन घोषित करेंगे, तो जो हमारा संरक्षित क्षेत्र है उसके आसपास 10 किलोमीटर के दायरे को, नॉर्मली 10 किलोमीटर दायरे को वहां पे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है। अगर ये आपका एक संरक्षित क्षेत्र है तो इसके आसपास 10 किलोमीटर की रेंज तक के जो एरिया है उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाना चाहिए सामान्य सिद्धांतों के अनुसार। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ क्षेत्र ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उसके आसपास का एरिया भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, तो वहां पे अधिकार दिया गया है कि आप 10 किलोमीटर ज्यादा के एरिया को भी इको सेंसिटिव जोन घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्यों के आसपास इको सेंसिटिव जोन के लिए घोषित दिशा निर्देशों के तहत निषिद्ध उद्योगों को इन क्षेत्रों में काम करने की अनुमति नहीं है। जी हाँ, ये हमने बात करी। अब बात करते हैं कि ये दिशा निर्देश वाणिज्य खनन, जलाने योग्य लकड़ी के वाणिज्य उपयोग और प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं जैसी गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं। जैसा कि हमने बात करी कि सपोज आपको यहाँ से यहाँ तक पानी को सप्लाई करना है या आपकी जो जल विद्युत परियोजना है वो कुछ इस प्रकार काम कर रही है कि आपका पानी यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है और यहाँ पे पानी बिजली बन रही है, यहाँ पे बिजली बन रही है, बीच में कुछ ऐसा एरिया है जो इको सेंसिटिव जोन घोषित है और अब आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी चाहिए, तो उस कनेक्टिविटी को कनेक्ट करने के लिए आपको दिक्कत आती है क्योंकि वो बीच में जो एरिया है वो इको सेंसिटिव जोन घोषित है। तो उस प्रकार की दिक्कत ये इको सेंसिटिव जोन पैदा करता है। कुछ गतिविधियां जैसे कि पेड़ गिरना, भूजल दोहन, होटल और रिसोर्ट की स्थापना सहित प्राकृतिक जल संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग आदि इन क्षेत्रों में नियंत्रित किया जाता है। ये मैंने आपको पहले कहा था कि जरूरी नहीं कि सारे कामों को वहां पे रोका जाए, कुछ कामों को वहां पे नियंत्रित किया जाता है। मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों का नियंत्रित करना है ताकि संरक्षित क्षेत्रों के निकटवर्ती संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र पर ऐसी गतिविधियों का नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। सपोज वहां पे किसी प्रकार का वन्यजीव अभ्यारण्य है तो उस अभ्यारण्य में जो भी वन्यजीव वहां पे रह रहे हैं उनकी लाइफ को सिक्योर करना, उनको एक सही एनवायरनमेंट देना, यही इन इको सेंसिटिव जोन का काम है। क्योंकि अगर एक इतने एरिया में वन्यजीव रह रहे हैं तो हम अगर इस एरिया को सिक्योर कर देते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो सिक्योर रहेंगे, ये एक आइडिया लगाया जाता है। अब हम देखते हैं कहां पे हमारे यहाँ पे नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे जो कि न्यूज में रहते हैं और मोस्टली जो इंडिया के नेशनल पार्क है वो यहाँ पे कवर किए गए हैं। अब आपका ये काम है कि आप इंडिया के इस मैप में जो मैंने पिन पॉइंट यहाँ पे किए हैं नेशनल पार्क को, उनमें से कौन कौन से आपको करंट अफेयर के नजरिए से इंपॉर्टेंट लगते हैं उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जैसे कि दूधवा नेशनल पार्क है, यहाँ पे आपको मिलेगा। दूधवा के अलावा आपको बहुत से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि टडोवा नेशनल पार्क है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा बनेरघट्टा नेशनल पार्क जो कि रिसेंटली न्यूज में था। तो इस प्रकार के जो नेशनल पार्क है इनके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं करंट अफेयर के नजरिए से। तो ये आपको मैंने एक मैप प्रोवाइड करवाया है नेशनल पार्क का। अब बात करते हैं कि जो ये पर्यावरण संबंधित क्षेत्र है इनका क्या महत्व है हमारे लिए। तो यहाँ पे हमने पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। औद्योगिकरण, शहरीकरण और विकास की अन्य पहलों के दौरान भू प्रदेश में बहुत से परिवर्तन होते हैं जो कभी कभी भूकंप, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन सकते हैं। इसीलिए पर्यावरण हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करेंगे तो अगर प्रकृति ने एक बार भी हमारे साथ खिलवाड़ कर दिया तो उसको मानव जाति नहीं सह पाएगी। पर्यावरण के साथ तो इंसानों ने बहुत सा उनके साथ हमने बहुत ज्यादा खिलवाड़ करते हुए उनको काटा है। पर्यावरण जो क्षेत्र है उसको कम किया है, जो हमारे वन है उनको हमने कम किया है, जो हमारे समुद्र है उनको हमने क्षीण किया है। बहुत से काम मानव जाति ने किए हैं, लेकिन प्रकृति अगर सामने से रिस्पॉन्ड कर देगी तो मानव जाति का बचना मुश्किल हो जाएगा। तो विशिष्ट पौधों, जानवरों, भूभाग वाले क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य आदि के रूप में घोषित किया है। उपरोक्त के अलावा शहरीकरण और अन्य विकास गतिविधियों के प्रभाव को कम करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों को भी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ये भी हमने डिस्कस किया। तो इन सभी पॉइंट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। और इसके अलावा राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान NWAP 2017 to 2031 जैव विविधता वाले खंडों के पृथक्करण, warm waters, soft sand, swaying palm trees. NWAP 2017 to 2031 जैव विविधता वाले खंडों के पृथक्करण या विनाश को रोकने के लिए संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर के क्षेत्रों को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। अर्थात जिस एरिया को हमने पहले से ही संरक्षित कर दिया है उसके अलावा भी कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे किसी प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं, तो उनको सुरक्षित करने के लिए भी सरकार ने राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना बनाई थी 2017 to 2031। तो ये पॉइंट भी हमने बात करी। अब बात करते हैं ESZ इको सेंसिटिव जोन के बारे में। तो ESZ घोषित करने का उद्देश्य
संरक्षित क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों की गतिविधियों को विनियमित और प्रतिबंधित करके संभावित जोखिम को कम करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने जरूरी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था और ये पूरे देश में लागू है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अम्ब्रेला लेजिस्लेशन या फिर छाता विधान के रूप में जाना जाता है। और ये क्यों यहाँ पे लाया गया था? क्योंकि 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित हुए संयुक्त राष्ट्र यूएन के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णय को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया। जैसा कि हमें पता है कि यूएन में जो अधिनियम पारित किए जाते हैं या जो रूल्स बनाए जाते हैं या फिर जो भी डिस्कशन वहां पे किया जाता है, मोस्ट प्रोबेबली उसके सारे मेंबर स्टेट्स के द्वारा उसको फॉलो किया जाता है। तो भारत सरकार ने भी स्टॉकहोम में हुए यूएन के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के जो निर्णय थे उनको यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए एक अधिनियम पारित किया और वो था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और ये अधिनियम केंद्र सरकार को ये शक्ति देता है कि वह अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, संरक्षण करने के लिए, पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण और उपशमन के लिए काम करे। ठीक है, तो ये कुछ सरकार को पावर दिया गया है 1986 के इस अधिनियम के द्वारा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुआ था, उसके बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था जो 1984 में हुआ था। इस अधिनियम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बनाए गए अन्य कानूनों में समन्वय बनाने एवं उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये क्या है कि एक एज ए ब्रिज काम कर रहा है कौन से रूल्स के बीच में जो पर्यावरण को संरक्षित करने का काम करते हैं और उनको ये एक कानूनी रूप भी देता है जो सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो ये हमने बात की अधिनियम 1986 के बारे में। अब बात करते हैं कि ये जो चीजें सारी हमने यहाँ पे डिस्कस की, क्या इको सेंसिटिव जोन होता है और जो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया था, ये पर्यावरण को बचाने में क्या सक्सेसफुल हो पाए हैं और अब तक हम पर्यावरण को लेकर कितने जागरूक हो पाए हैं। तो इन सब चीजों के बारे में आप कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट करिए कि आपको क्या लगता है, क्या ये अपने उद्देश्य में सक्सेसफुल हो पा रहे हैं 1986 का जो ये अधिनियम है और जो इको सेंसिटिव जोन का जो मेन उद्देश्य है कि हमें पर्यावरण संरक्षण क्षेत्रों को सुरक्षित रखना। क्योंकि इस पे मैंने पहले भी लेक्चर्स बनाए हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये जो एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, विलेजेस के लिए भी अच्छा होगा, सेंचुरी के लिए भी अच्छा होगा। उत्तराखंड, इंडिया के मैप में यहाँ पे उत्तराखंड है और उत्तराखंड में यहाँ पे पित्तौरगढ़ वाला एरिया और यहाँ पे ये सेंचुरी है। और यहाँ पे मस्क डियर की पॉपुलेशन जो है वो पाई जाती है, लेकिन अब ये अनुमान लगाया जाता है कि मस्क डियर की जो पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइन देखा गया है। अब ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें इन्होंने क्या किया, इस वाइल्ड लाइफ घोषित किया गया है नैयार और पेपारा वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास जो एक मानव आबादी का बड़ा एरिया मौजूद है और लगभग 2.72 किलोमीटर तक का एक विस्तार क्षेत्र इसमें कवर किया जाएगा। तो इको सेंसिटिव जोन जब घोषित कर दिया जाएगा तो मौजूद है। तो ये अगर मैप में देखें तो केरल के अंतर्गत जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिण पूर्वी हिस्सा थोड़ा सा पश्चिमी घाट का भी, वहां पर मौजूद है पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पहले बात करते हैं पेपारा की। तो पेपारा दरअसल तिरुवनंतपुरम जिले का हिस्सा है और कर्मना नदी के किनारे नजदीक है। कर्मना नदी इसके अंतर्गत आती है। पेपारा वन्यजीव अभयारण्य की इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो चेमुन-जिमुट्टई जो कि 1717 मीटर ऊंची है, यहाँ की प्रमुख चोटियों में से एक है और 1983 में इसको अभयारण्य घोषित किया गया था। यहाँ के वन कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय नम सदाबहार वन और मिरिस्टिका दलदल यहाँ पर मौजूद है। अगर सवाल बन जाए मिरिस्टिका दलदल कहाँ है, याद रखिएगा पेपारा वन्यजीव अभयारण्य केरल। अगला, ये अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ऐसा सवाल बन जाए अगस्त्यमाला बायो रिजर्व में निम्नलिखित में से कौन कौन से अभयारण्य आते हैं, तो दोनों ही आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर प्रमुख जीवों की बात करें तो बाघ, तेंदुआ, भालू, हाथी, सांभर, बूनट मकाक, नीलगिरी लंगूर, नीलगिरी ताहर आदि यहाँ मौजूद है। नैयार को देखें तो नैयार वन्यजीव अभयारण्य भी पश्चिमी घाट का हिस्सा है और दक्षिण पूर्वी कोना माना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो नैयार वाला दक्षिण में है और पेपारा वाला उत्तर में है। अगर इसकी भी तुलना है उत्तर से दक्षिण का क्रम में तो आपको पता हो। 1958 में इसको अभयारण्य घोषित किया गया था और ये भी अगस्त्यमाला बायो रिजर्व का हिस्सा है, बायोस्फीयर रिजर्व का। यहाँ पर कौन सी नदी मौजूद है? नैयर नदी, जिसकी सहायक नदियां हैं मुल्लायर और कल्लार। ठीक, इसकी सबसे ऊंची चोटी है पोनमुड़ी। कौन सी है? पोनमुड़ी, 923 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो ये दोनों ही वन्यजीव अभयारण्यों की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक, अब बात करें वेस्टर्न घाट की, पश्चिमी घाट की, जो कि बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट माना जाता है, तो थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रो लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कई सारे यहाँ पर जो प्रजातियां हैं, लगभग 140 स्तनपायी प्रजातियां, स्तनधारी जीवों की, 510 से बर्ड प्रजातियां हैं पक्षियों की, 260 रेप्टाइल्स की, 180 उभयचरों की। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 25% भारत की जो बायोडायवर्सिटी है यहाँ पर मौजूद है। हर साल यहाँ पर एक नई जीवों की या फिर पक्षियों की या फिर पौधों की नई प्रजातियां मिलती हैं और फ्रेश वाटर और ऑक्सीजन का, यानी स्वच्छ जल और ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण स्रोत है। कई तरह के जीव जंतु, पक्षी, वन, वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन
लेकिन इको सेंसिटिव जोन जो सरकार ने घोषित किया है और प्रमुख मुद्दा है आज के टॉपिक का, वो उनकी घोषणा होती है कि सरकार ने हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने और कार्बन तटस्थता की ओर बढ़ने के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव दिया है। तो पहले तो बात ये होती है दोस्तों, कार्बन तटस्थता क्या होती है? जो भी कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है और जो भी कार्बन का उपभोग हो रहा है वातावरण से, उनका एक अनुपात बना है, एक समानुपात में रहे, यानी कहने का मतलब है अतिरिक्त कार्बन जो है वातावरण में ना जाए, जिसके लिए भारत ने भी ग्लासगो में बोला है कि 2070 तक जाकर हम यहां तक पहुंच पाएंगे। इवन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2050 की बात की जा रही है। चीन वही कह रहा है नहीं हम कार्बन तटस्थता 2060 में पहुंचेंगे, और भारत कह रहा है नहीं हम तो 2070 में पहुंचेंगे। तो भैया कुछ ना कुछ प्रयोग और कुछ ना कुछ कार्य ऐसे करने पड़ेंगे जिससे हम 70 में भी पहुंच जाए ना। तो यहीं पर अच्छी बात बताओ, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या चाहिए? बहुत सारी चीजें चाहिए आपको, जागरूकता चाहिए, बहुत सारी चीजें तकनीकी चाहिए, और प्लस उसके साथ भैया आपको पैसा भी चाहिए। अब बात होती है पैसा कहां से लाया जाए? इन चीजों को भारत सरकार विश्व में अन्य जगहों से देखकर सीख रही है। जैसे किसी जमाने में जब 2010 में भारत ने कार्बन कर लगाया तो वहां पर विश्व के अन्य राष्ट्रों को देखा कि कैसे पैसा इकट्ठा किया जाए, उस पैसे को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाया जाए। उसी तरीके से यहां पर अब सरकार पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव दिया है। अब ग्रीन बॉन्ड में है क्या, हम आपको लिए चलते हैं। पहले आपको ग्रीन बॉन्ड में ले जाने के पहले दो तीन चीजें और आपको बैकग्राउंड बता दूं। समय रहते जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान विकासशील राष्ट्रों का होने वाला है। क्यों भैया? तुम लोग के पास तो ज्यादा तकनीकी नहीं है, तुम लोग के पास ज्यादा संसाधन नहीं है, इन सब चीजों में आप लोगों को दिक्कत होने वाली है। क्योंकि जब अगर पर्यावरण, वो तो चलो किसी कृत्रिम तरीके से मशीन टूल बनाकर उसके अंदर रह लेंगे, हम लोग के साथ क्या होगा? यहाँ तो खाने के लिए पैसा नहीं है, यहाँ भूखमरी है। कोविड में क्या हालत आपको दिख गया, भारत की दुर्दशा क्या हुई है, ठीक है ना? भले कोई नेता कुछ भी बोलता है, लेकिन हकीकत आप सब अगर जमीनी स्तर से जुड़े हैं तो सबने देखा है। इससे नुकसान क्या होने वाला है? हमारा तापमान, हमारा वर्षा के तरीके, हमारे समुद्र का स्तर, हमारा मौसम, सब कुछ कहीं ना कहीं बदलने वाला है। बहुत सारी आपदाएं वगैरह इससे होने वाला क्या है? पानी की आपूर्ति के लिए जोखिम भरा है हो सकता है, भोजन की आपूर्ति के लिए जोखिम भरा हो सकता है, कृषि के उत्पादन वगैरह में जोखिम भरा हो सकता है। इस तरह की समस्याएं हैं जो आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है? इस तरह की समस्याएं हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। अब आपको यहीं पर बताऊं एक अच्छी खबर क्या है, आपको एक चीज और बताता हूं कि एक्चुअल में अच्छी खबर यह है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई समाधान उपलब्ध हैं, ठीक है तो है, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता जो है, आपके समाधान तो बहुत सारे, लेकिन समाधान के लिए पैसा कहां से लाएगा, वित्त पोषण की आवश्यकता है, कहां से लाएगा? इसी के लिए सरकार आपको दे रही भैया ग्रीन बॉन्ड, हरित बॉन्ड, जो पूरी तरह से जलवायु और पर्यावरण से संबंधित निवेश होगा। और इस निवेश को पूरी तरीके से कोशिश किया जाएगा, इससे क्या किया जाए, जो भी वित्त पोषण विकल्प होंगे उनका प्रयोग किया जाएगा इस निवेश को, जहां पर पूरी तरह से कोशिश की जाएगी कि पर्यावरण प्रभावों को कम किया जाए। अब इसमें क्या क्या तरीके अपनाए जाएंगे मैं आपको बताता हूं, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं, ग्रीन बॉन्ड पर इसलिए सरकार बहुत ज्यादा आशावादी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये समाज के साथ जुड़कर कार्य करेगा। क्योंकि समाज में अगर बात करें तो लोगों को भी पता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इस तरह की चीजों से क्या होने वाला है, तो सरकार यहाँ पर काफी ज्यादा अधिकतर आशावादी है कि भविष्य में इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आने वाला है। क्योंकि हर व्यक्ति पैसा अगर देख रहा है तो उसके पैसे में बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसके टैक्सेशन में बचत होना चाहिए, और कहीं ना कहीं पर्यावरण की सुरक्षा भी होनी चाहिए। तो यहाँ दोनों जो चीजें हैं वो एक साथ देखी जा सकती हैं। अब आपको लिटरली बताता हूँ ग्रीन बॉन्ड है क्या। देखिए ग्रीन बॉन्ड है क्या, एक तरह से ऋण है, एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। ये जनरली जो पैसा इकट्ठा होगा, जो सरकार आपसे ग्रीन बॉन्ड कहेगी खरीदने के लिए, उसमें आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिलेगा। ये पूरी तरह से हरित परियोजनाओं को भारत में चलाने के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। हरित परियोजनाओं में जलवायु पर्यावरण परियोजनाएं, इन सबके लिए निधि देने का प्रयास किया जाएगा। निधि से क्या किया जाएगा, इस तरह के जो ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह की दिक्कतें हैं उसको निपटान करने की कोशिश की जाएगी। अब बात होती है जो हरित परियोजनाएं चलेंगी प्रभु, ग्रीन बॉन्ड की मदद से जो पैसा आएगा वो हरित परियोजनाओं में क्या क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है, स्वच्छ परिवहन है, सतत जल प्रबंधन है, इन सबसे संबंधित जो परियोजनाएं हैं, इन सारी परियोजनाओं का प्रयोग होगा ग्रीन बॉन्ड के जरिए किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप ग्रीन बॉन्ड को भरपूर तरीके से समझ गए। हाँ सर समझ रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा आ जाएगी, जैसे सोलर एनर्जी पे इन्वेस्ट होगा, पवन ऊर्जा पे इन्वेस्ट होगा, इस तरीके से भूतापी ऊर्जा पे इन्वेस्ट होगा, जलमार्ग ऊर्जा पे इन्वेस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्त ये पूरी की पूरी तरह से हरित परियोजनाएं हैं, पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगी। ये इनके बारे में बताने की जरूरत है यहाँ पे। अब देखिए निवेशकों को भाई आकर्षण करना जरूरी है कि पैसा आए, इन्वेस्ट हो, इसके लिए इनको और ज्यादा टैक्स इंसेंटिव दिया जा रहा है, कर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आपको पता है विश्व बैंक ने हरित बॉन्ड को पहले जारी किया और प्रमुख जारीकर्ता यही है। 2008 का एक डेटा है, लगभग 2008 से लेकर अब तक 164 ऐसे बॉन्ड हैं जो विश्व बैंक जारी कर चुका है, जिसकी कीमत संयुक्त रूप से $14.4 बिलियन है। सोचिए कितना पैसा इकट्ठा हुआ है। और क्लाइमेट बॉन्ड इंसेंटिव के अनुसार अगर देखा जाए 2020 में अकेला 2020 में न्यूज आया है कि ग्रीन बॉन्ड जारी करने की कुल कीमत लगभग $270 बिलियन थी। सोचिए कितना पैसा है जो वर्ल्ड बैंक से क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव के अनुसार ये सब पैसा जो इकट्ठा हुआ है एनवायरमेंट में। अब ग्रीन बॉन्ड में कौन कौन से उपयोग होते हैं? ग्रीन बॉन्ड में उपयोग होगा कि भाई नवीकरणीय ऊर्जा में इन्वेस्ट कर लो, ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने में इन्वेस्ट कर लो, जो हरित ट्रांसपोर्टेशन के साधन है उसकी तरफ चले जाओ। जैसे आप देखिए दिल्ली में फेम स्कीम आई है, फेम स्कीम में है कि आप देखिए यहाँ पर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल की बात, इस तरह की चीजें जो वेस्ट जो मैनेजमेंट है, जो अपशिष्ट है उनका पुनर्चक्रण करने का जो विधि है वो भी प्रॉपर किया जाए, जिससे वातावरण में किसी तरह का कोई नुकसान ना होने पाए। ग्रीन बॉन्ड पे अगर हम बात करें तो सरकार कर क्या रही है, सरकार यहाँ पर बहुत सारा छूट और कर क्रेडिट जैसे प्रोत्साहन आपको दे रही है, जिससे अधिक से अधिक निवेश हो सके इसमें। और जब अधिक से अधिक निवेश होगा, अच्छा लोग भी क्या है, लोग भी ये समझते हैं कि समाज से जुड़ी हुई चीज है। यहाँ पर जो पैसा आएगा उसका इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, साथ साथ जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पे भी अच्छा खासा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे प्रमुख सामाजिक मुद्दों में निपटने के लिए मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करता है ग्रीन बॉन्ड। यही मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। और ग्रीन बॉन्ड की सत्यता को अगर मतलब सत्यता के लिए एक्चुअल में क्लाइमेट बॉन्ड स्टैंडर्ड बोर्ड है जो ये प्रमाणित करता है इस तरह की चीजों के बारे में, ठीक है, जिससे पर्यावरणीय लाभ जो है पूरी तरह से उस जगहों पर मिल सके। ये पूरा का पूरा टॉपिक तो था इस साल के बारे में था। यहीं पर आपको एक चीज बताता हूं, ब्लू बॉन्ड भी एक तरह से कहीं ना कहीं ये ग्रीन बॉन्ड से ही जुड़ा है, लेकिन ब्लू बॉन्ड असल में समुद्रों के लिए, समुद्र में जो संसाधन होते हैं उससे संबंधित जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उनकी रक्षा के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, वहां पर खर्च होता है, जिसमें मत्स्य पालन देख सकते हैं, प्रवाल वित्तियों के बारे में देख सकते हैं, पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा, प्रदूषण और समुद्रों में बढ़ती हुई अम्लीयता को रोकने के लिए कर सकते हैं। अगर आपको बताऊं तो ब्लू बॉन्ड एक तरह का हरित बॉन्ड ही है, लेकिन सारे हरित बॉन्ड ब्लू बॉन्ड नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि हरित बॉन्ड में तो और भी ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। काफी लोग ये भी कहते हैं कि असल में जो हरित बॉन्ड है वो एक तरह का जलवायु बॉन्ड ही है, वो बात सही है, और कभी कभी दोनों को एक दूसरे के साथ प्रयोग में लाया जाता है, ये बात भी सही है। लेकिन आपको बताऊं तो दोनों का मेरे कारण यही होता है कि भैया जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसको कम किया जाए, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए, इससे ज्यादा यहाँ पर कुछ है नहीं। कार्बन तटस्थता के बारे में आपको पहले बता चुका हूं, जो कार्बन का उत्सर्जन या निष्कासन हो रहा है ना, जो हो रहा है उस हिसाब से उसका उपयोग भी कर लिया जाए, यही कार्बन तटस्थता है। तो अतिरिक्त कार्बन की मात्रा, यदि भारत अपनी पहली सोवरेन बॉन्ड बिक्री के साथ आगे बढ़ता है तो भारत एक कठिन लड़ाई का सामना
भारत को एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य अधिकांश विदेशी निवेशकों को दूर करते हुए प्रतिभूतियों को रुपए में जारी करना है। मुद्दा क्या है? हालांकि भारत के लिए समय आदर्श नहीं हो सकता है, खासकर रुपए जारी करने के लिए। ये सही समय नहीं है रुपए में जारी करने के लिए। यह मुद्रा में इस साल मुद्रा में 40% से अधिक गिरावट आई। इस चिंता के बीच आरबीआई मुद्रास्फीति से निपटने के में वक्र में जो ग्राफ है उसमें जो इन्फ्लेशन का जो ग्राफ है उसमें पीछे चल रहा है और कच्चे तेल की कीमतें ऊंची कीमतों के साथ शुद्ध आयातक पर दबाव बढ़ रहा है। ग्रीन बॉन्ड क्या है? ग्रीन बॉन्ड एक प्रकार का निश्चित आय वाला साधन है जिससे विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरण परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए निर्धारित किया गया है। ये बॉन्ड आमतौर पर परिसंपत्ति से जुड़े होते हैं, जारीकर्ता इकाई की बैलेंस शीट द्वारा समर्थित होते हैं, इसीलिए वे आमतौर पर उनके जारीकर्ताओं के अन्य ऋण दायित्वों के समान क्रेडिट रेटिंग लेते हैं। निवेशकों के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ग्रीन बॉन्ड प्रोत्साहित कर सकते हैं। और विश्व बैंक का जो ग्रीन बॉन्ड है एक प्रमुख जारीकर्ता है। सबसे पहले विश्व बैंक ने ही जारी किए थे। ग्रीन बॉन्ड कैसे काम करते हैं? कॉर्पोरेट या सरकारी बॉन्ड की तरह काम करे ये भी, और उधारकर्ता है इन प्रतिभूतियों को परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण सुरक्षित करने के लिए जारी करते हैं जिनका सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव होगा और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और प्रदूषण को यह कम करेगा। बॉन्ड को खरीदने वाले निवेशक बॉन्ड के परिपक्व होने की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन बॉन्ड निवेश करने पर अक्सर लाभ मिलते हैं। ग्रीन बॉन्ड बनाम ब्लू बॉन्ड और संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित करने वाले ये बॉन्ड हैं। ये मछली वगैरह परवाल भित्तियों जैसे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा और प्रदूषण या अम्लीकरण को कम करने के लिए परियोजनाओं में शामिल हो सकते हैं। सभी ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड है, लेकिन सभी ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड नहीं हैं। ग्रीन बॉन्ड बनाम जलवायु बॉन्ड, हरित बॉन्ड और क्लाइमेट बॉन्ड को कभी कभी एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है, लेकिन कुछ अधिकारी विशेष रूप से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने वाली परियोजनाओं के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तुर्की संयुक्त राष्ट्र तुर्की के नाम बदलने के औपचारिक अनुरोध पर सहमत हो गया है। तुर्की को अब तुर्की के नाम से जाना जाएगा। घरेलू तौर पर नागरिक भूमि को तुर्की के रूप में संदर्भित करते हैं, लेकिन अंग्रेजी संस्करण तुर्की को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया था। शब्द के मुद्दे तुर्की शब्द का क्या मुद्दा है? तुर्की सरकार तुर्की शब्द के लिए गूगल खोज परिणामों से खुश नहीं थी। इनमें कुछ परिणाम उत्तर अमेरिका में थैंक्सगिविंग और क्रिसमस भोजन के लिए परोसा जाने वाला एक बड़ा पक्षी शामिल था। कैम्ब्रिज डिक्शनरी की परिभाषा के अनुसार टर्की शब्द का अर्थ होता है कुछ ऐसा जो बुरी तरीके से विफल हो जाता है और बेवकूफ़ या मूर्ख व्यक्ति, उसको कहता है तुर्की। अब तुर्की देखते हैं कहाँ है। तुर्की जो है ब्लैक सी, इधर कैस्पियन सी, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, इजराइल, साइप्रस, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी। मार्टिन एनलस पुरस्कार जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित मार्टिन एनलस फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार इसे मानवाधिकार रक्षकों के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में माना जाता है। इस साल झारखंड के एक जेसुइट पुजारी और आदिवासी कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी को श्रद्धांजलि देने के लिए मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया, जिसे भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किया गया था। मार्टिन एनलस कौन थे? एनलस एक ब्रिटिश कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपना जीवन दुनिया भर में मानवाधिकारों को सुरक्षित करने के लिए काम करते हुए बिताया। 1968 से 1980 के बीच में एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव रहे। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है मानवाधिकारों के बारे में बात करती है और एनएस ने कई संगठनों के साथ की भी स्थापना की, जैसे कि अनुच्छेद 19 अंतर्राष्ट्रीय अलर्ट हुरिडोक्स, इनके बीच बाध्यकारी बल का गठन किया गया और रिबन खरपतवार का वैज्ञानिक नाम। अगला टॉपिक है रिबन खरपतवार। ये क्या है?
इसका वैज्ञानिक नाम है पेसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है, समुद्री घास है जिसकी लंबाई 180 किलोमीटर है। यह हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी तट पर शार्क खाड़ी में खोजा गया है। 4500 वर्ष पुराना है और अन्य समान पौधों की तुलना में गुणसूत्र की संख्या दोगुनी होती है। आमतौर पर प्रतिवर्ष 35 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। 20,000 हेक्टेयर के क्षेत्र को कवर करता है। पेडियम पर अगला दूसरा सबसे बड़ा पौधा यूटा में क्वेकिंग एस्पेन ट्री का क्लोनल कॉलोनी है जो कि 43.6 हेक्टेयर में फैला है। भारत का सबसे बड़ा पौधा हावड़ा के बोटनिकल गार्डन में ग्रेट बरगद 141 हेक्टेयर तक फैला है। शार्क बे, ये क्या हो गया, शार्क बे हो गया। और मंकी मिया डार्क हेड्रिक आइलैंड हो गया। रिबन वीड पेस्टोनिया ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द शार्क बे बाय ग्रुप ऑफ रिसर्चर स्टेन यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। शार्क बे कहाँ पे है, शार्क बे, शार्क बे। विश्व साइकिल दिवस, विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। इसका उपयोग करने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह दिन साइकिल की विशेषता, दीर्घायु, बहुमुखी प्रतिभा पर प्रकाश डालता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 72वें नियमित सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक प्रस्ताव पारित किए जाने पर के बाद 2018 में यह दिवस मनाया जा रहा है। एंजॉय द वर्ल्ड फ्रॉम द सीट ऑफ योर बाइक, सेलिब्रेट द वर्ल्ड बाइसिकल डे June 3। पुनीत सागर अभियान, राष्ट्रीय कैडेट कोर ने अपने राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान पुनीत सागर अभियान का नवीनतम चरण शुरू किया है। उद्देश्य समुद्र तटों, नदियों, झीलों और अन्य जल निकायों को प्लास्टिक और अन्य कचरे से साफ करना, समुद्र तटों और नदी के किनारे साफ रखने के महत्व के बारे में स्थानीय आबादी के बीच में जागरूकता बढ़ाना। श्रेष्ठ योजना क्या है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की है। और ये योजना उन अनुसूचित जाति के क्षेत्रों के लिए फायदेमंद होगी जो उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक नहीं पहुंच सके। ये देश भर में CBSE से संबद्ध प्रतिष्ठित आवासीय स्कूलों में मेधावी लेकिन गरीब अनुसूचित छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करेगा। पात्रता क्या है, अनुसूचित जाति संबंधित छात्र वर्तमान शैक्षिक वर्ष में कक्षा 8 से 10वीं में पढ़ रहे हों, अनुसूचित जाति समुदाय के भीतर हाशिए पर आय वर्ग से संबंधित छात्र हो, माता पिता की आयु 2.5 लाख रुपए तक हो। श्रेष्ठ नेट्स के लिए एक राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से पारदर्शी तंत्र के माध्यम से किया जाएगा। उनका जो प्रवेश है एक पारदर्शी तंत्र के माध्यम से जो इनका प्रवेश किया जाएगा, जो कक्षा 9 से 11 के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाएगी।